अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने एक अमीर आदमी को देखा होगा जिसके पास हद से ज़्यादा पैसा होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जिसके पास औकात से ज़्यादा पैसा होता है उसको सुकून नहीं होता, यानी वो अनस्टेबल होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जिसके पास औकात से ज़्यादा पैसा है वो अनस्टेबल है, और जिसके पास नॉर्मल पैसा है, यानी जो सदका करता रहता है, जो अपने अपने जिस्म से पैसा निकालता रहता है, बाहर गरीबों को देता रहता है, वो स्टेबल होता है। इतनी बात तो आप जान चुके कि एक अमीर आदमी है जिसके पास औकात से ज्यादा पैसा है, वो अनस्टेबल है, और अगर वो पैसा निकालता रहे तो वो स्टेबल रहेगा। अब मैं आता हूँ आपके पास एक मटेरियल के पास। मान लें कि मेरे पास एक अनस्टेबल एटम्स वाले मटेरियल की ब्रिक थी। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई चीज अनस्टेबल कब होती है, जब उसके पास औकात से ज्यादा पैसा होता है और एटम्स का पैसा होता है एनर्जी। तो कोई एटम अनस्टेबल तब होगा जब उसके पास औकात से ज्यादा एनर्जी होगी। तो अगर ये आपके पास एक ब्रिक है अनस्टेबल एटम्स की, तो अगर ये ब्रिक अनस्टेबल एटम्स की है, इसका एक ही मतलब है कि इनके पास हाई एनर्जी है, इनके पास एनर्जी औकात से ज्यादा है। इतनी बात आपने याद रखनी है कि अगर कोई एटम अनस्टेबल है तो अनस्टेबल एटम का मतलब है उसके पास क्या मौजूद है, हाई एनर्जी, यानी एनर्जी औकात से ज्यादा है। और एक बात आप जानते हैं कि हर स्टेबल चीज इस दुनिया में क्या होना चाहती है, सॉरी, हर अनस्टेबल चीज इस दुनिया में क्या होना चाहती है, स्टेबल। तो ये जो अनस्टेबल एटम है असल में ये क्या बनना चाहता है, स्टेबल एटम, सुकून चाहता है। लेकिन इसके पास तो एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये क्या है, अनस्टेबल है। बात समझ में आ रही है ना। तो हर एटम जिसके पास एनर्जी औकात से ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है। ये स्टेबल होने के लिए करेगा क्या कि ये अपने अंदर से एनर्जी निकाल देगा, अपने अंदर से एनर्जी निकाल देगा। ये इसने एनर्जी निकाल दी, अपने अंदर से एक्स्ट्रा जो एनर्जी थी ना इसने निकाल दी। और जब इसने एनर्जी निकाल दी तो इवेंचुअली ये कौन सा एटम बन गया, स्टेबल। क्योंकि स्टेबल एटम ऐसा एटम होता है जिसके पास औकात से ज्यादा एनर्जी नहीं होती बल्कि कम एनर्जी होती है। यानी ये स्टेबल बन चुका है, इसके पास एनर्जी कैसी है, लो। अनस्टेबल एटम जिसके पास कौन सी एनर्जी है, हाई एनर्जी है, वो स्टेबल कैसे बन सकता है कि वो अपने अंदर से एनर्जी को निकाल दे और कैसी स्टेट में आ जाए, लो एनर्जी की स्टेट पर, तो वो स्टेबल बन जाएगा। अब बात याद रखनी है कि ये जो एनर्जी है ना ये किस फॉर्म में निकली है। तो ये जो एनर्जी निकलती है ना, इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। किसी भी अनस्टेबल एटम से जो एनर्जी निकलती है वो असल में किस फॉर्म में निकलती है, रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है। और एनर्जी का रेडिएशन की फॉर्म में निकलना, एक अनस्टेबल एटम से एनर्जी का रेडिएशन की फॉर्म में खुद ब खुद निकलना, इस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। क्या हमने इसको मजबूर किया कि अपने अंदर से रेडिएशन निकाले, नहीं, ये खुद ब खुद निकाल रहा है। तो इसको बोलेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो किसी अनस्टेबल एटम का अपने अंदर से खुद ब खुद रेडिएशन को निकालना, उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो अनस्टेबल एटम अनस्टेबल क्यों होता है, पहली बात आपने याद रखनी है। एन अनस्टेबल एटम इज अनस्टेबल बिकॉज इट हैज हाई एनर्जी। अनस्टेबल एटम अनस्टेबल इसलिए क्योंकि उसके पास एनर्जी औकात से ज्यादा है। और अगर वो स्टेबल एटम बनना चाहता है तो अपने अंदर से एनर्जी निकाल दे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और जब वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन अपने अंदर से एनर्जी निकाल लेगा तो इवेंचुअली वो कैसा एटम बन चुका होगा, स्टेबल। और स्टेबल का मतलब उसके पास एनर्जी कैसी होगी, लो। क्या आप लोगों को इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात जो है ना वो क्लियर होगी। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि एक अनस्टेबल एटम अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है ताकि वो स्टेबल एटम बन जाए। और ऐसा वो क्यों करता है, क्योंकि वो हाई एनर्जी स्टेट में है तो वो अनस्टेबल है, और लो एनर्जी स्टेट में जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो लो एनर्जी स्टेट में जाने के लिए उसको अपने अंदर जो इजाफी एनर्जी है उसको निकालना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और ये जो रेडिएशन का निकलना है, दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और पहली दफा जिस बंदे ने ये काम होते हुए देखा था, जिस बंदे ने जिंदगी में तारीख में पहली दफा देखा था कि एनर्जी निकलती है, वो शख्स का नाम था हेनरी बेक्वेरेल। तो हेनरी बेक्वेरेल एक फिजिसिस्ट थे, और उन्होंने सबसे पहले ये प्रोसेस देखा था कि एक अनस्टेबल एटम अपने अंदर से क्या निकालता है, रेडिएशन निकालता है। और उन्होंने गौर किया था कि एक एटम है यूरेनियम 235, एक अनस्टेबल एटम है यूरेनियम 235। और उन्होंने उसको इस तरह, जरा इधर देखिएगा, एक लेड के बॉक्स में रखा, ये एक लेड का बॉक्स है आपके पास, और उन्होंने यूरेनियम 235, ये आपके पास जो बीच में पड़ा हुआ है, दैट इज द यूरेनियम 235। तो उन्होंने यूरेनियम 235 को लेड के डब्बे में रखा। और जब उन्होंने इसके आगे स्क्रीन लगाई, ये जो येलो वाली चीज है ये आपके पास स्क्रीन है, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर से कुछ रेडिएशन निकल रही थी, इस तरह से कुछ रेडिएशन इधर को चली गई।
कुछ रेडिएशन इस साइड को चली गई और कुछ रेडिएशन इस साइड को चली गई। तो ये जो काम था ये हेनरी बेक्वेरेल ने किया था, यानी हेनरी बेक्वेरेल ने पहली दफा देखा था कि यूरेनियम 235 के अंदर से 3 तरह की रेडिएशन निकल रही है। अब ये कौन कौन सी है मैं भी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ, बस आपने इतनी बात याद रखनी है कि हेनरी बेक्वेरेल ने देखा था कि एक अनस्टेबल यूरेनियम 235 के अंदर से रेडिएशन निकलती है, और जहां से यही वाला कॉन्सेप्ट निकला जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई मटेरियल हाई एनर्जी स्टेट में है और वो लो एनर्जी स्टेट में जाकर स्टेबल होना चाहता है तो ये अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है, और रेडिएशन के निकालने को बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो पहले जरा बात करते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की कि क्या होती है। तो द स्पॉन्टेनियस लफ्ज को आपने याद रखना है। क्या होता है स्पॉन्टेनियस? तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। मैं इधर लिख देता हूं कि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, खुद ब खुद। तो द स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब निकलना ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई, किसी अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से, अनस्टेबल एटम में से एमिशन होना, रेडिएशन का निकलना खुद ब खुद, इज कॉल्ड एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बात बताई कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो किसी अनस्टेबल एटम के अंदर से, किसी अनस्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर से रेडिएशंस का खुद ब खुद निकल जाना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, दैट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो द एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स which emit radiation are called as radioactive elements। तो वो एलिमेंट जो अपने अंदर से रेडिएशन निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास जो ये वाला एटम है, ये वाला अनस्टेबल एटम, अनस्टेबल एटम असल में मेरे पास क्या था, अनस्टेबल एटम ही असल में था मेरे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसको कहते हैं जो अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है, और ये वाला अनस्टेबल एटम अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहा था, इसलिए ये क्या था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये बात आप लोगों ने याद रखनी। चले, तो ये हो गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। हेनरी बेक्वेरेल ने यूरेनियम 235 को देखा और उसके अंदर से उसने देखा कि 3 तरह की रेडिएशन निकल रही थी। वो कौन कौन सी है मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। अगली बात जरा तवज्जो से सुनिएगा कि हेनरी बेक्वेरेल के साथ 2 साइंसदान और थे, और उसमें से एक साइंसदान थी मैरी क्यूरी, और मैरी क्यूरी का इत्तफाकन हस्बैंड था पेरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो इन्होंने 2 अलग अलग एलिमेंट्स दरियाफ्त किए, एक था रेडियम और दूसरा एलिमेंट जिन्होंने दरियाफ्त किया वो था पोलोनियम। तो ये देखा इन दोनों ने कि रेडियम और पोलोनियम भी अपने अंदर से क्या निकालते हैं, रेडिएशन। तो सबसे पहला काम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पर किस बंदे ने किया था, तो आपने याद रखना उस बंदे का नाम था हेनरी बेक्वेरेल। और फिर किस बंदे ने किया था, तो वो 2 थे हस्बैंड वाइफ, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, जिन्होंने 2 एलिमेंट दरियाफ्त किए थे, रेडियम और पोलोनियम। और रेडियम और पोलोनियम के अंदर से भी क्या निकला करती थी, रेडिएशंस निकला करती थी। यहां तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? अगर कोई मसला है तो कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं आप लोग, मैं जवाब दे दूंगा। अब चलते हैं थोड़ी सी आगे की बातों पर। अभी मैंने आपको नीचे हेनरी बेक्वेरेल का एक्सपेरिमेंट दिखाया जिसमें 3 अलग अलग तरह की रेडिएशन निकली हैं। तो हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से ना 3 तरह की रेडिएशन निकलती हैं, आपने भी इसे याद रखना है कि हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से कितनी तरह की रेडिएशन निकलती हैं, 3। तो टाइप्स ऑफ रेडिएशन, तो कितनी तरह की टाइप्स है, मैंने अभी आपको बताया कि कुल 3 तरह की रेडिएशन निकलती हैं हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन, 3 तरह की बेसिक रेडिएशन है। अच्छा, कौन कौन सी है? तो पहली चीज जो उसमें आती है ना, दैट इज अल्फा रेडिएशन। तो टाइप्स ऑफ रेडिएशन में पहली तरह की रेडिएशन कौन है, अल्फा रेडिएशन। इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्फा रेस। अच्छा, दूसरी तरह की रेडिएशन है बीटा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, बीटा रेस। तो ये बीटा का भी थोड़ा सा लंबा करते हैं, इसको बीटा बोलेंगे। और तीसरी तरह की जो रेडिएशन है ना हमारे पास, उनको बोलते हैं गैमा रेस। और गैमा रेस को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, गैमा रेस। फिर बता दूं कि ये सिंबल वाई नहीं है, ये गैमा है, वाई इस तरह से होता है जबकि ये इस तरह से है। तो ये वाला सिंबल नहीं है बल्कि ये वाला, इसको बोलते हैं गैमा। तो 3 तरह की रेडिएशन निकलती है। अब ये कैसी कैसी होती है, इनका क्या काम होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। बस आपने याद रखना है कि अनस्टेबल एटम से 3 तरह की रेडिएशन निकलती है, अल्फा रेस, बीटा रेस और गैमा रेस। तो यहाँ पर ये जो आपको रेडिएशन नजर आ रही है, तो यहाँ पर ये जो बिल्कुल बीच में है ये गैमा रेस है, जो इधर चली गई वो अल्फा, और जो इधर चली गई वो बीटा। अब आप कहेंगे कि गैमा सीधी क्यों चली गई, अल्फा इधर क्यों चली गई, बीटा इधर क्यों चली गई? देखो ये बीच में क्रॉस क्रॉस नजर आ रहे हैं, ये क्रॉस क्रॉस का मतलब है हमने बीच में मैग्नेट लगाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमने लगाया मैग्नेट।
अब जिस पे कोई चार्ज नहीं होता मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करता, तो गैमा पे कोई चार्ज नहीं है वो सीधी चली जाती है। अल्फा और बीटा पे चार्ज है तो इसलिए वो दोनों बैंड हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि अल्फा राइट साइड पे क्यों गई और बीटा लेफ्ट साइड पर क्यों गई, तो वो आपके स्कोप से बाहर है, हमारा इसके साथ कुछ ताल्लुक ही नहीं है कि कौन कहाँ गई। बस आपने बात ये याद रखनी है कि कुल कितनी तरह की रेडिएशन निकलती है, 3 तरह की रेडिएशन निकलती है। और यही बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन। तो कुल कितनी तरह की रेडिएशन हमारे पास निकलती हैं, 3 तरह की रेडिएशन निकलती हैं, जिनको अल्फा रेस बोलते हैं, बीटा रेस बोलते हैं और गैमा रेस में बोल देते हैं। मैं वो भी लिख देता हूँ कि आपके पास पहली जो है दैट आर अल्फा रेस, जो आपके पास दूसरी हैं दैट आर बीटा रेस, और जो आपके पास तीसरी हैं दैट आर गैमा रेस। आज के लेक्चर में कौन कौन सी बातें आप लोगों ने याद रखनी है, तो पहली चीज तो आपको नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि हर अनस्टेबल एटम अपने अंदर से एनर्जी निकालता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और वो अनस्टेबल न्यूक्लिया है जो अपने अंदर से एनर्जी निकालता है खुद ब खुद, उस एनर्जी के निकलने को बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी दरियाफ्त करने वाले साइंसदान का नाम क्या है, तो आपने याद रखना है कि उस महापुरुष का नाम है हेनरी बेक्वेरेल। और फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो भाई जो अपने अंदर से रेडिएशन निकालते हैं वो रेडियो एक्टिव, रेडिएशन का निकलना रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशन निकालने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बस इसको दरियाफ्त करने वाला हेनरी बेक्वेरेल। और फिर उसके अंदर मजीद काम करने वाले 2 साइंसदान थे, पति पत्नी, और वो उसमें से जो पति था वो पेरी क्यूरी था, ये पति था, और जो उसकी पत्नी थी दैट वाज मैरी क्यूरी। और ये हैरत की बात है कि इनमें से एक फिजिसिस्ट था, यानी वो फिजिक्स का साइंसदान था, और एक केमिस्ट था। बहरहाल तो ये वाली सारी बातें हमने याद रखनी है, और बात एंड पर याद रख लेना कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन, नंबर 1 पे अल्फा रेडिएशन, नंबर 2 पे बीटा रेडिएशन एंड नंबर 3 पे गैमा रेडिएशन। तो ये आपका आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। बहरहाल तो ये आपने याद करना है, दिस हैज बीन आस्क्ड एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप दोनों तरीकों से इसको याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।